दोस्तों जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान संवैधानिक इतिहास। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा है संवैधानिक इतिहास। आप लोगों का ज़्यादातर कमेंट आ रहे थे कि सर पर्सनली व्हाट्सएप पे आप लोग भेज रहे थे, फ़ोन करके कुछ लोग बता रहे थे कि सर अब जो है पॉलिटी के कुछ वीडियो डाल दी जाए। तो देखिए अब इधर लगातार आपको संविधान के ही पार्ट आपको मिलेंगे। इधर तबीयत थोड़ी सी अस्वस्थ थी, लेकिन अब इधर स्वस्थ हो गए हैं। धीरे धीरे करके एक एक दो वीडियो के माध्यम से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है संवैधानिक इतिहास। तो सीधे हम लोग संवैधानिक इतिहास के बारे में चलते हैं, नाप शनाप की बातें ना करके सीधे अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। तो मूल टॉपिक हमारा क्या है, आप देख रहे हैं संवैधानिक इतिहास। तो भाई देखिए संवैधानिक इतिहास का जो समय था, संवैधानिक इतिहास का समय तो ऐसे 1773 से लेकर के और 1947 तक माना जाता है कि जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली। तो जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली तब तक का ये माना जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ये पढ़ लिए हैं कि संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान क्या है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ लिए हैं। राज्य की व्यवस्थाएं जिस आधार पर चलाई जाती हैं उसी को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को संविधान कहते हैं। राज्य के कितने तत्व आपको बताए गए हैं, 4 तत्व बताए गए हैं। जनसंख्या होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए, कोई सरकार होनी चाहिए और वहाँ का संप्रभुत्व। ये 4 चीज़ों से मिलने से किसका निर्माण होता है, राज्य का। और राज्यों का निर्माण गांव और शहरों के मिलने से किसका निर्माण होता है, गांव और शहर के मिलने से राज्य का, और कई राज्यों के मिलने से एक देश का। तो किसी एक देश का संविधान आज हम लोग देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा संविधान कौन है, सबसे छोटा संविधान कौन है, सबसे नया संविधान कौन है, सबसे पुराना संविधान कौन है, कौन सा संविधान लिखित है, कौन सा संविधान अलिखित है। तो ये अभी हम लोग संवैधानिक इतिहास के तुरंत बाद का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको हम इस तरीके से समझा देंगे, इस तरीके से पढ़ा देंगे कि यहाँ से भी आपके एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। बस ध्यान से आप इसको देखते रहिएगा। कहीं से कोई यदि समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, तो फिर हम उसके आधार पर आपको और भी जो भी आप परिवर्तन चाहेंगे उस आधार पर दे जाएगा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। जिस तरीके से ऑफलाइन में हम आपको पढ़ाते थे, देखिए अब ऑफलाइन में तो सब लोग हमसे पढ़े नहीं हैं, लेकिन जो लोग ऑफलाइन में पढ़े हैं वो पूरी तरह से हमारी क्लास में एंट्री करने के बाद जितना टॉपिक हम पढ़ाते थे हम क्लास में ही रटा देते थे। तो हम प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन भी आपको इस आधार पर भी ज़्यादातर रटाने और पढ़ाने का। रही बात हमारा जो जीएस का है, जितने भी जीएस के हैं, इसको टेलीग्राम चैनल है हमारा, एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर जो है टेस्ट होता है। तो उसका नाम है उस टेलीग्राम चैनल पर आप जा करके GSDEV GS देव सर अयोध्या, ये है हमारा क्या, टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल। तो इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको जो टॉपिक, जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, जो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसी से प्रतिदिन आपको आज से अभी जो है 9:30 बजे के बाद, मान के चलिए कि रात में 9:30 के बाद ही आपका ये टेस्ट होता है, जो क्विज का टेस्ट होता है। प्रतिदिन 9:30 से लेकर के 10:30 के बीच में इसका समय होता है, 9:30 से 10:30। इसलिए इसको रखा गया है कि आप खाना वाना बना करके, खाना पीना खा करके आराम से एकदम जब आप अपने बिस्तर पे जाइए तो उस समय आप देखिए और टेलीग्राम चैनल पर जा करके और यहाँ आप जो है हमसे जुड़ जाइए। और जुड़ने के बाद यहाँ से आप जितने भी प्रतिदिन 50-50 क्वेश्चन, आज से वो प्रश्नोत्तरी की शुरुआत हो रही है, तो उन वीडियो को जब पहले आप दिन में देख लीजिए, उन वीडियो को देखिए, उन्हीं वीडियो से ही क्वेश्चन आपको निकल के आएंगे। वही क्वेश्चन आपको उसमें दिए जाएंगे, चाहे चपरासी से लेकर के और हाई लेवल तक का जितने भी पीटी के एग्जाम होते हैं, बड़े एग्जाम में पीटी की वजह से जीएस, जहाँ पीटी आ रहा है, आईएएस पीसीएस में हो गया तो पीटी, वहाँ जीएस स्तर के जितने हैं वो आपको मिल जाएंगे। बाकी उससे नीचे के जितने एग्जाम है, आरओ पीसीएस, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपको, कोई भी एक भी प्रश्न आपका बचेगा नहीं। तो टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है, जीएस देव सर अयोध्या। जीएस देव सर अयोध्या के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। और आपका जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल वो जो है थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया गया है, देव सर जीएस अयोध्या के नाम से है, अयोध्या।
ये आप देखिए, तो ये आपका यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर आपको जीएस की सभी वीडियोस मिलेंगे, सभी प्रकार के जीएस, सभी विषय के, सभी विषय किसके, जीएस, जीके के, और इसी के साथ साथ करंट के भी आपको मिलेंगे, करंट के भी। ठीक, तो इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जीएस देव सर अयोध्या, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, और ये है आपका यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जो है जुड़ सकते हैं, और वीडियो को आप एक एक वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से आपके यूट्यूब पर जो है अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप जो है धीरे धीरे करके देखते रहिए। अभी आपको जो है 25-30 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको आप देखते रहिए। बाकी धीरे धीरे करके विदिन 30 डेज, मात्र 30 दिनों के अंदर मान के चलिए कि 200 प्लस वीडियो आपको मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे। जब वीडियो आपको मिल जाएंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नोत्तरी, प्रतिदिन हम क्विज कराएंगे, लाइव के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, 5-5 घंटे 4-4 घंटे पूरा क्विक रिवीजन कराएंगे, प्रतिदिन टेस्ट कराएंगे। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कहीं से भी, कितना भी अंदर से घूम के पूछेगा तो वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल हमारा ये है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करके जो लोगों को, अपने मित्रों को, फ्रेंड सर्किल में इसको बता दीजिए कि प्रतिदिन आज से का मतलब क्या हुआ, आज की जो तारीख है, आज रात 9:30 बजे से 10:30, प्रतिदिन 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपके जीएस के प्रश्नोत्तरी होंगे। इस चैनल पर आपको वीडियो अपलोड हैं, सभी विषय के जीएस, जीके, करंट, यूपी, जितने भी अदर स्टेट हैं, और कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हैं तो अलग अलग राज्यों के करंट और वहाँ के जीके, और एक एक विषय विशेषज्ञों के माध्यम से एक एक टॉपिक, एक एक विषय विशेषज्ञ टॉपिक के माध्यम से आपको सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से जो है आप आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो देख लिए हम लोग, है ना। कई लोग बता रहे थे सर टेलीग्राम चैनल आप बता दीजिए, तो हमने कहा चलो ठीक है बता दिया जाए, है ना। जब तक लोग बताएंगे नहीं तब तक जुड़ेंगे कैसे, टेस्ट कैसे देंगे। तो आइए अब हम लोग सीधे चलते हैं संवैधानिक इतिहास के बारे में। तो संवैधानिक इतिहास की शुरुआत हम उस चरण से करते हैं, उस स्थान से करते हैं जब हमारे भारत में कंपनियों का आगमन हुआ, और कंपनी जब हमारे भारत में आई तो ये अपना नियम, अपना कानून बनाना यहाँ पर जो है शुरू कर दी धीरे धीरे करके। तो इनका जो चरण रहा है, इनका जो समय रहा है, आप देख रहे हैं संवैधानिक इतिहास। और संवैधानिक इतिहास का 1773 से लेकर 1947 तक का सफ़र रहा। इसके बाद भारत पर कंपनी का जो शासन था, ध्यान दीजिएगा, भारत पर कंपनी का शासन का अगर देखा जाए तो 1773 से लेकर के 1773 से लेकर के और 1853 ईस्वी तक, 1800 ईस्वी तक, इसमें क्या था, इसमें पूरी तरह से भारत पर कंपनी का शासन था। कौन कंपनी, जो भारत में ब्रिटेन से जो कंपनी भारत में आई थी, क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। फिर वही कंपनी हमारे भारतीयों के ऊपर क्या हुई, नियम कानून बनाना शुरू कर दिया, और ये अपने अनुसार संविधान बनाना शुरू कर दिया। मतलब अपने अनुसार नियम, मतलब जमीन हमारी, बनराजक पता है नहीं, बन से सब बनवाट लिए, क्या है बताइए। देखिए इन लोगों का सिस्टम, आइए देखते हैं फिर 1773 से 1853। उसके बाद जो ये आपका क्राउन का मतलब क्या होता है, क्राउन, ताज या ब्रिटिश। तो क्राउन, ताज, ब्रिटिश का मतलब ये हुआ कि जो कंपनी के हाथ में शासन था, तो कंपनी के हाथ से शासन को अब वहाँ की जो महारानी होने लगी, वहाँ की जो सामग्री हुई, कहाँ की, ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की जो सामग्री हुई अब वो जो है अपने हाथ में भारत के सत्ता, भारत के शासन को ले ली, जिसे अंग्रेजी कंपनी या ब्रिटिश व्यापारी जिसे अपने आधार पे चला रहे थे, उस कंपनी का पूरा नेतृत्व अब वहाँ के ताज, क्राउन, ब्रिटिश ताज, वो अपने हाथों में भारत की सत्ता को ले लिए। देखिए ऐसा क्या किया जाए, भारत बेचारे हमारे सीधे साधे लोग हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जिस दिन खींच के मारेंगे तो ये पूरा ये सब लाल है तो और लाल हो जाएगा। आइए देखते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ से जो है 1858 से 1947 तक
1858 से लेकर के और 1947 तक। तो 1858 से लेकर 1947 तक का जो शासन है वो किसका है? क्राउन या ताज का शासन। तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं? 1773 से। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया जा चुका है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। आपको बताया जा चुका है अगली वाली, इससे पहले वाली वीडियो में। और आपको यह भी बताया गया है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिए, ना तो ब्रिटिश पूछा है ना तो भारत, सीधे क्वेश्चन पूछा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपका कौन सा है? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश या भारत नहीं पूछा है तो अंतिम सीधे केवल पूछ लिया है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तब आपका लॉर्ड माउंटबेटन सही हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो भी आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला एवं अंतिम ब्रिटिश, पहला और अंतिम ब्रिटिश, तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तब कौन हो जाएंगे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये देखते हैं हम लोग 1773। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही, यहीं से ही शुरुआत होता है किसका? भारत पर कंपनी का। देखिए, जैसे हम आपको बता दें कि ये जो है हमारा, ये भारत है, ये आपका भारत है। भारत में अगर देखा जाए तो 3 प्रेसिडेंसियां बनाई गई। एक बंगाल प्रेसिडेंसी बनाई गई, देखिए एक बंगाल प्रेसिडेंसी बनाई गई, और एक बम्बई प्रेसिडेंसी बनाई गई। एक बम्बई, और दूसरी कौन सी बनाई गई? मद्रास, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं? चेन्नई। तो 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई। तीनों प्रेसिडेंसियां अपने हाथ में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी ने, मतलब उस एक्ट ने क्या किया? उसको अपने हाथ में ले लिया। और तीनों का मुखिया किसको बना दिया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। और बंगाल के गवर्नर का पद अब बदल करके क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, क्या बदल करके? कंपनी का नाम, जो गवर्नर होता था, और उसको क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक, गवर्नर जनरल के बाद जो है क्या हुआ, आइए देखते हैं अब हम। ये तीनों प्रेसिडेंसियां, चाहे बंगाल है, बम्बई है, मद्रास है, तीनों प्रेसिडेंसियों का मुखिया बना दिया गया किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। आइए देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट क्या? 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए भाई, रेगुलेटर से रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? पंखा लगता है ना, तो उसमें क्या लगता है? रेगुलेटर। तो क्या करते हैं आप? उसको नियंत्रित करते हैं जैसी इच्छा हो, चाहे जैसे रिमोट है अब, लेकिन रिमोट तो है नहीं भाई, ये रेगुलेटर है, इसका नाम रेगुलेटर। तो उसी रेगुलेटर, ये रेगुलेट मतलब किसी चीज़ को नियंत्रित करना। जैसे आप गैस सिलेंडर में देखते होंगे, ऊपर है ना नौकाड़ा जो लगा होता है, जिसमें से पाइप जोड़ी जाती है, तो उसको क्या करते हैं? खोलने बंद करते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं? रेगुलेटर कहते हैं। रेगुलेटर का मतलब क्या होता है कि जो है, रेगुलेटर का मतलब ये होता है कि गैस को क्या करता है? वो नियंत्रित करता है। उसी तरीके से पंखे की स्पीड को कम और ज़्यादा कौन करता है? रेगुलेटर। तो ये तो ना पंखा है ना तो गैस है, ये है क्या? ये जो भारत में जो तमाम बंगाल के जो गवर्नर थे, जो तमाम सिस्टम बनाए थे, जो नियम कानून बनाए थे, इस नियम और कानून को इसने क्या किया? नियंत्रित करने का काम किया। किसने किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने। इसी एक्ट के तहत, ध्यान दीजिएगा, इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल दिया गया। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद बदल कर, ध्यान दीजिएगा, बदल कर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल कर दिया गया। और गवर्नर जनरल पहला किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। क्या बनाया गया? बंगाल का पहला गवर्नर। ध्यान दीजिएगा, पहला किसे बनाया गया? पहला जो बनाया गया वो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। वारेन
हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स को क्या बनाया गया, बंगाल का पहला गवर्नर। और तीनों प्रेसिडेंसी, आप इधर देख रहे हैं ना, ये बंगाल है, ये मद्रास है, ये बंबई, तीनों प्रेसिडेंसियों में कानून बनाने का अधिकार किसे दे दिया गया, वारेन हेस्टिंग्स को। मतलब इसे जो है, इसे तीनों प्रेसिडेंसियों में कानून बनाने का अधिकार दे दिया, किसे दे दिया गया, वारेन हेस्टिंग्स को दिया गया। दिखाई दे रहा भाई आप लोगों को? चलिए, तो क्या करा, इसे तीनों प्रेसिडेंसियों में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। मतलब बंगाल, बंबई और मद्रास, इसको यहां लिखाने की जरूरत नहीं है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदल करके क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसे बनाया गया, वारेन हेस्टिंग्स को। इसे तीनों प्रेसिडेंसियों में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। दूसरा क्या काम किया गया भैया, दूसरा काम ये किया गया इसी एक्ट के तहत, 1774 में, इसी एक्ट के तहत, ध्यान दीजिएगा, व्हाइट बोर्ड पर देखिएगा, इसी एक्ट के तहत कब, 1774 ईस्वी में, ये देखिए 1774 ईस्वी में क्या हुआ, कोलकाता में किसकी स्थापना हुई, कोलकाता में न्यायालय की स्थापना। ध्यान दीजिएगा, पहली बार भारत में न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो पहली बार न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई। कहाँ हुई, बंगाल में हुई। बंगाल में कहाँ हुई, कोलकाता में हुई। कौन सा, वही हाई कोर्ट था, वही सुप्रीम कोर्ट था, वही जिला सत्र, वही जितना था, वही छोटा से लेकर के बड़ा, मतलब जीरो से लेकर के हीरो तक का जितना सिस्टम था न्याय के मामले में, वो सब कहाँ बनाया गया, सब वहीं आपका बंगाल और अर्थात कोलकाता में बनाया गया। अब देखिए, स्थापना हो गई इसकी। जब इसकी स्थापना हुई तो न्यायाधीश बनाए गए इसमें। ध्यान दीजिएगा, न्यायाधीश, भाई जब न्यायालय बना तो न्यायाधीश आएंगे कि नहीं आएंगे, न्यायाधीश बनाएंगे। कितने न्यायाधीश बनाएंगे उस समय, 4 न्यायाधीश बनाएंगे। उन चारों में एक मुख्य बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। देखिए क्या बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश का मतलब क्या हुआ कि उस न्यायालय का मुखिया वही है, सर्वोच्च वही है, जो निर्णय वो लेगा वही अंतिम हो जाएगा। तो जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, उस मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजाह इम्पे। तो मुख्य न्यायाधीश एक बनाया गया जिसका नाम था एलिजाह इम्पे, एलिहाज इम्पे। ठीक, ये कौन था, ब्रिटिश था, एलिहाज इम्पे। और 3 अपर न्यायाधीश बनाए गए। कितने, 3 अपर न्यायाधीश। देखिएगा, 3 अपर न्यायाधीश। तो 3 अपर न्यायाधीशों में वो तीनों कौन कौन थे, हम आपको जो है यहां दिखा दे रहे हैं। एक का नाम था चैम्बर, एक का नाम था लेमेस्टर और एक का नाम था हाइट। तो कितने बनाए गए, 3 बनाए गए, चैम्बर, लेमेस्टर और हाइट। देखिए, एक का नाम था चैम्बर, एक का नाम था लेमेस्टर और एक का नाम था हाइट। पहला चैम्बर, दूसरा लेमेस्टर और तीसरा हाइट। ध्यान दीजिएगा,
क्या हुआ कि भारत पर कंपनी या ब्रिटिश का शासन कब से 1773 से लेकर 1853 तक रेगुलेटिंग एक्ट पहला पारित किया गया, जिसको 1773 के नाम से जाना गया। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहला वारेन हेस्टिंग तीनों प्रेसिडेंसी में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और इसी एक्ट के तहत 1774 में, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1774 में क्या हुआ, न्यायालय की स्थापना हुई। न्यायालय की स्थापना हुई और कितने न्यायाधीश बनाए गए, 4 न्यायाधीश बनाए गए। उन चारों न्यायाधीशों में मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था, एलियाह इम्पे। मुख्य न्यायाधीश केवल एक थे, तो एलियाह इम्पे। एलियाह इम्पे को क्या बना दिया गया, मुख्य न्यायाधीश। और 3 अपर न्यायाधीश बना दिया गया। अपर न्यायाधीश तीनों का क्या नाम था, एक का नाम था चैम्बर, दूसरे का नाम था लेमेस्टर और तीसरे का क्या नाम था, हाइट। तो इसी के तहत जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 समाप्त हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, तो इतना हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, समझना तो है ही है, बिना समझे कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। देखिए, इस कोरोना महामारी में हम आपको एक एक दो वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं जोड़ने का, कि आपकी पढ़ाई पर कोई प्रभाव ना पड़े हैं, और आप भी थोड़ा सा लगे रहिए हमें एक एक दो वीडियो के माध्यम से। अब आप थोड़ा सा स्वस्थ हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके आपको फिर रेगुलर पढ़ाना शुरू कर देंगे। एक समय आएगा कि आपको 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पूरा लाइव पढ़ाएंगे। उसके लिए एकदम बेफिक्र रहिएगा, रिवीजन कराएंगे। ठीक, उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ऐड हो जाइए, जो आपको शुरुआत में भी वीडियो के शुरुआत में बताया गया था, उस पर आप ऐड हो जाइए। और ऐड होने के बाद जितने भी क्विज के प्रश्न हैं उसको आप सॉल्व करिए, उसका उत्तर आपको उसी में ही मिल जाएगा, है ना। यदि सही होगा तो बढ़िया फूलों की बौछार होगी, और अगर गलत होगा तो पूरी शरीर क्या होगी, झंझना जाएगी। तो वही स्थिति है भैया, जब करंट बिजली टच करेंगे तो मार देगा, और जब रॉड प्लास्टिक लगा के पकड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही आपको सही पकड़ना है, जो सही उत्तर होगा उसे पे टिक करना। प्रतिदिन सोते समय जब सोने जाइएगा तो 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में एक बार जरूर अपनी मोबाइल चेक करिएगा कि क्या वो प्रश्नोत्तरी आया है या नहीं। यदि आया है तो आप उसको फटाफट 10-15 मिनट के अंदर उस 50 क्वेश्चन को आप डेली सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए, इसके तहत हम लोग 1773 समाप्त कर देते हैं। अब एक पढ़ लेते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो गया। एक पढ़ते हैं 1781। आइए देखते हैं 1781 का क्या मामला था। देखिए, 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना गया। उसका मतलब क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मतलब क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मतलब ये था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो भी बातें छूट गई थी या इसके तहत थोड़ी सी कमी रह गई थी, तो उसकी कमियों को पूरा करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसकी कमियों को पूरा करने के लिए क्या किया गया, एक नया एक्ट पारित किया गया। उस एक्ट का क्या नाम था, 1781 का चार्टर एक्ट। तो देखिए, चार्टर एक्ट वो पारित किया गया उसकी कमियों को पूरा करने के लिए, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कि मामला उसने क्या कर दिया, सेटल कर दिया। हाँ, तो भाई उसको क्या कहा गया, सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि निम्न में से किस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। तो देखिए, 1773 आपका ये जो है ये समाप्त हो गए हैं। इसके बाद एक आपका एक्ट पारित होता है, उस एक्ट का नाम है 1781 का चार्टर एक्ट। उसका क्या नाम है, 1781 का चार्टर एक्ट। देखिए, 1781 का चार्टर एक्ट हम आपको बता दिए कि उसकी कमियों को उसने क्या किया, पूरा किया। उसकी कमियों को क्या किया, उसने पूरा किया। तो इसी कारण इसको क्या कहा गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी और कुछ नहीं। तो इसे जो है इसने 1773 की कुछ कमियों को क्या किया, कुछ कमियों को पूरा किया। इसी कारण इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया।
एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। लेकिन ये तो अंग्रेजी में कहा गया, हिंदी में इसे क्या कहा गया? बंदोबस्त व्यवस्था। क्या? बंदोबस्त व्यवस्था। बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक, इसे क्या कहा गया? बंदोबस्त व्यवस्था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट को क्या कहा गया? बंदोबस्त व्यवस्था। तो बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष पारित हुई थी? तो किस वर्ष पारित हुई थी? 1781 में। 1781 में क्या हुआ था? इसने 1773 की, ध्यान दीजिएगा, इसने क्या किया था? 1773 का मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कुछ कमियों को क्या किया था? इसने पूरा किया था। इसी कारण इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, मतलब बंदोबस्त व्यवस्था। तो इस तरह से आपका ये भी समाप्त हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए, इसके बाद अगला हमारा क्या चार्टर एक्ट आता है भैया? अगला हमारा जो आता है वो 1781 हो गया। अब हम लोग सीधे पहुंचते हैं 1784 पे, ठीक। तो इधर वाला मिटा दें, क्राउन पर ताज, ब्रिटिश का शासन, इसको हम लोग इसकी बात पर जब इसको पूरा कर लेते हैं तब इसको जो है पढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं और ये भी हम आपका इरेज कर दे रहे हैं, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं लिखने में ताकि आसानी हो। इस संवैधानिक इतिहास रहने दीजिए, संवैधानिक इतिहास। चलिए देखिए, क्या था? 1781 हो गया, 1773 हो गया। इसके बाद अगला क्या आता है? 1784 का चार्टर एक्ट। 1784 का चार्टर एक्ट। देखिए 1784 का चार्टर एक्ट जो था, इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत ये किया गया कि मामले बहुत ज़्यादा होने लगे थे। मामले ज़्यादा होने का मतलब था कि मारपीट, लड़ाई झगड़ा, व्यापार मामला अलग, राजनीतिक मामला अलग, ये तामा झामा भारत में सब पूरा तहस नहस होने लगा था। सब डिस्टर्ब हो गया था, भारतीय भी डिस्टर्ब हो गए थे। भारतीय कह रहे थे कि तुम लोग आए और हमें कौन सा नियम बनाना शुरू कर दिया, दादा दादा तो बिगड़ गए, उठाओ लाठी इनका सबका मार गिराए दिन जाए है। तो एकदम सब बौखला गए पूरा। ऐसे समय पे तुरंत अंग्रेजों ने फटाफट दिमाग लगाया, यू आ हाउ आउटो वेगेंट गो नालई वलई बोलते थे। उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था, हमारे जो भारतीय लोग थे इनको कुछ नहीं पता था, बेचारे एकदम सीधे साधे थे। जितने भारतीय हमारे खड़बड़ाते थे, मुझे बेकार टिकिया पाई जाते रहे, कॉफ़ी पाई जाते रहे, एकदम बढ़िया जींस टी शर्ट पाई जाते रहे, दादो बढ़िया लौंडा हो जाते रहे, बस खुश, मामला फिट हो जाता था। तो 1784 का जो चार्टर एक्ट आया, इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत ये किया गया कि कंपनी का मामला अलग देखा जाने लगा और राजनैतिक मामला अलग, मतलब व्यापारी का मामला एक अलग तरीके से देखा गया और राजनीतिक मामले को अलग कर दिया गया। तो इसमें क्या किया गया था? इसी एक्ट के तहत, इसी एक्ट के तहत क्या किया गया? व्यापारिक और राजनीतिक मामले को अलग कर दिया गया। व्यापारिक एवं राजनैतिक, व्यापारिक एवं राजनैतिक मामलों को अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। देखिए, व्यापारिक और राजनैतिक मामले को अलग कर दिया गया और अलग करने के बाद ध्यान दीजिएगा, अलग किया गया, जो नियम बना, नियम दो बनाया गया। एक का नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। और एक का नाम रखा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक आप बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
अब क्या किया गया, मतलब व्यापारिक कह रहा, व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को क्या कर दिया गया, दोनों को अलग कर दिया गया। जब अलग कर दिया गया तो अब इसमें क्या हुआ, अलग कर दिया गया तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करने लगा किसको, राजनैतिक मामले को। इसके तहत किसे देखा गया, राजनैतिक मामले को। इसके तहत राजनैतिक मामलों को देखा जा रहा था, देखा गया, राजनैतिक मामलों को देखा गया। और इसके तहत ध्यान दीजिएगा, इसके तहत व्यापारिक मामले को, व्यापारिक मामलों को देखा गया, व्यापारिक मामलों को देखा गया, ठीक, व्यापारिक मामलों को। तो अब 1784 का जो आया, 1784 का जो एक्ट आया, इसको एक नाम दे दिया गया, क्योंकि पिट्स वहां के भाई मुखिया थे, तो पिट्स के नेतृत्व में आया था, तो इसलिए इस एक्ट को क्या कहा जाता है, इसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पिट्स इंडिया एक्ट, इसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से किसे जाना जाता है, 1784 एक्ट के तहत क्या किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तहत क्या देखा गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तहत क्या देखा गया, व्यापारिक मामलों को, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत क्या देखा गया, राजनीतिक मामलों को। तो राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को कब अलग किया गया, 1784। तो 1784 के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का रोक कर दिया गया और इसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं 1813 पे। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया तो होगा। देखिए, जो महत्वपूर्ण है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो चीजें हम आपको पढ़ा दे रहे हैं भाग 1 के तहत। इसके बाद जब दोबारा हम लोग आएंगे रिवीजन के दौरान, तो रिवीजन के दौरान जब 3-3, 4-4 घंटे की क्लास लगेगी, तो उसमें आप ये जान लीजिए कि इससे कुछ थोड़ा सा हट करके, कुछ नए नए प्रश्नों को जोड़ करके और पुरानी चीज़ों को, देखिए थोड़ी बहुत आप जानकारी हो जाए। जानकारी का मतलब यह है कि 99% आपको समझा दे रहे हैं, केवल 1% समझ लीजिए छूट रहा होगा, बस केवल और केवल 1%। दोबारा रिवीजन के दौरान जब हम उसको पढ़ेंगे तो पूरा बचेगा नहीं, पूरा सब क्या होगा, एकदम एक एक पॉइंट पूरा आपका सब समाप्त हो जाएगा है। लेकिन जैसे पहले कहने का मतलब है कि पहले छत बनाना है तो पहले पिलर खड़ा करिए ना, पिलर खड़ा करिए तब छत डाल दीजिए। अब ये थोड़ी नहीं कि आप टाइल्स लगाने वाले को बुला लिए, इलेक्ट्रीशियन को बुला लिए, पुट्टी लगाने वाले को बुला लिए, इधर नए भी खोदी जा रही है, उधर टाइल्स भी लगाना शुरू कर दिए, तो क्या होगा, सब खराब हो जाएगा। तो पहले आप पिलर खड़ा कर दीजिए, पिलर खड़ा करने के बाद छत लगा दीजिए, और छत लगाने के बाद तब उसके अंदर आप डिजाइन करना शुरू करिए, तमाम पुट्टी लगाना शुरू करिए, फिर अपने हिसाब से आप जैसे मन चाहे वैसा करिए। तो 1784 आपका हो गया। इसके बाद हम लोग 1813 और 1833 पढ़ते हैं और दोनों में अंतर समझते हैं, क्या है दोनों में अंतर। तो जो 1813 का एक्ट आया था, तो 1813 एक्ट के तहत ये सिस्टम बना दिया गया कि जो अंग्रेज लोग थे, कुछ हमारे भारतीय ऐसे थे बेचारे कि जो पूरी तरह से उनके बरगलाए में आ गए थे, जैसा जैसा वो कहते थे वैसा वैसा करते थे। तो जो कोडिंग डिकोडिंग की वजह अंग्रेजी भारतीयों को आती नहीं थी, तब दिमागी लोग लगाए, कौन, अंग्रेज लोग, कि भारतीयों को अगर वजीफा दे दिया जाए, स्कॉलरशिप, और कुछ लालच दिया जाए तो ये धीरे धीरे सीखेंगे। तो हमारे भारत के कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के बरगलाने पे उनकी बातों में या उनके कहे हुए बातों में पूरी तरह से आ गए थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि उन लोगों ने दिमाग लगाया कि इनको अंग्रेजी सिखा दिया जाए, तो हम अपनी बात इसको कहेंगे और ये समझ जाएगा और इसका पड़ोसी नहीं समझ पाएगा, और इससे हम अपना काम चला लेंगे और बाकी भारतीयों को ये मैनेज करेगा, हम एक को मैनेज करेंगे, ये जाके 1000 को मैनेज करेगा। ये लोग दिमाग लगाए, तो एक एक्ट आया। देखिएगा, एक एक्ट आया, उस एक्ट का क्या नाम था, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट जब आया तो इसमें क्या किया गया, अंग्रेजी शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा में क्या चल रहा था, केवल अंग्रेजी चल रहा था, गवर्नमेंट गाने चल रहा था। तो इसके तहत क्या किया गया, पश्चिमी शिक्षा
पश्चिमी शिक्षा में कौन थी? अंग्रेजी थी, अंग्रेजी। पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी को क्या कर दिया गया? बढ़ावा, बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए किसको? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, खर्च करने का प्रावधान, प्रावधान किया गया, किया गया। कितना खर्च करने के लिए? 1 लाख। तो अंग्रेजी शिक्षा को या पश्चिमी शिक्षा को भारत में प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी गई और ये बताया गया कि अब भारतीय भी सीख सकते हैं। 1 लाख रुपए अब इस पर भी खर्च किया जाएगा जिससे हम भारतीयों को भी अंग्रेजी सिखाएं। इनका उद्देश्य हम आपको बताया ना कि उनसे था जो चापलूसी कर रहे थे, जो हमारे भारतीय थे, है ना, जो हमारे भारतीय थे वो चाय समोसा पकौड़ी पे जो आ गए थे वो चापलूसी, तो उनको सिखाने के लिए एक तरह से ये था। उनको ज़्यादा सिखाया जाता था, बाकी लोगों को उतना नहीं सिखाया जाता था। तो 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष इस पर व्यवस्था बना दी गई। उसके बाद दूसरा क्या हुआ? इसी एक्ट के तहत, ध्यान दीजिएगा, इसी एक्ट के तहत, इसी एक्ट के तहत भारत से व्यापारिक अधिकार कंपनी का समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। भारत से, ध्यान दीजिएगा, भारत से व्यापारिक अधिकार, व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, समाप्त हो गया। लेकिन 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 चीन चाय, चीन चाय के साथ चलता रहा, चलता रहा, चीन और चाय के साथ। बाकी भारत से पूरा व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन ये लोग जब चीन में जाते थे, जैसे ये है, मान लीजिए आपका भारत है, ये है भारत, ये भारत है, और ये वाला क्षेत्र कौन सा है? चीन का है। तो चीन और चाय, ये देखिए असम वाला क्षेत्र है, ये चाय, तो ये व्यापार इन लोगों का इस रास्ते से अपना चलता था। तो ये लोग इधर से आते थे, अपना यहाँ से व्यापार करके लेके चले। लेकिन ये जो भारत है, तो भारत से इनका व्यापारिक अधिकार क्या हो गया? समाप्त कर दिया गया। किसका? कंपनी का। किस एक्ट के तहत? 1813। 1813 एक्ट के तहत पश्चिमी शिक्षा अर्थात अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान बना दिया गया और भारत से व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त हो गया। किस एक्ट के तहत? 1813 के तहत। लेकिन देखिएगा, लेकिन चीन चाय के साथ क्या था? चीन और चाय के साथ क्या था? इन लोगों का व्यापार चलता रहा। चीन और चाय के साथ, चीन और चाय के साथ इनका व्यापार क्या था? व्यापार चलता रहा। ठीक, ये आपका समाप्त हो गया 1813। 1813 के बाद अगला हम लोग पढ़ते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको पढ़ते हैं। चलिए, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला हम लोग पढ़ते हैं 1813, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से उसको देखिएगा। 1813 हो गया 1833। देखिए 1833 में क्या हुआ? जो ये चीन और चाय का व्यापार था, ये भी पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया। किस एक्ट के तहत? 1833 चार्टर एक्ट के तहत। 1833 चार्टर एक्ट के तहत ये भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट,